हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मैंने जो आपको राजन सीरीज़ का डीएलएड का जो तृतीय सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार वाला प्रथम प्रश्न पत्र कराया था। आज उसके मैं अतलक उत्तरी प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका भी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। यहाँ पूछा गया है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्या होगा, देखिए, कोरे के अनुसार बताया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिकता कार्यकर्ता मतलब शैक्षिक हेडमास्टर और व्यवस्थापक और निरीक्षक मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये क्या है? क्रियात्मक शोध की परिभाषा है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो ये हो जाएगा, एनसीईआरटी के अनुसार है, शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता से क्या तात्पर्य है? क्या है सामुदायिक सहभागिता? तो इसे देख लीजिए। सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। इसमें सारे आ गए। सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय की योजना भी आ गई, प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्य की सहभागिता। अगला है, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो जो विश्वसनीयता दी है वो कर्लिंग के अनुसार दी गई है कि विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगत, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। ठीक है, विश्वसनीयता में तो क्या है? विश्वास के प्रति विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी, परिशुद्धता। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? सतत क्या होता है? जो लगातार चलता रहे। व्यापक मतलब पूरे व्यक्ति के सभी गुणों का या सभी व्यवहारों का जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। जैसे कि आपके थर्ड मंथ में जो एग्ज़ाम होते हैं वो, या फिर आपके टेस्ट होते हैं, ये सारा क्या होता है? सतत मूल्यांकन होता है। लेकिन व्यापक मूल्यांकन में क्या बताया कि व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या पे तिथिवार की जाती है। और व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं बताइए। एक उत्तम परीक्षण की दो विशेषताएं बताइए। तो ये हो जाएगा वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है, उत्तम परीक्षण क्या है? एक वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? विकासात्मक होती है। तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। यहाँ पूछा गया है कि ऋणात्मक की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ होगा ऋणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? विकासात्मक। तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। ऋणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है। ऋणात्मक जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य होता है छात्रों की शिक्षा में सुधार करना। और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए।
मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन के उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्या है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। याद रखिए ये तीन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मापन के 4 स्तरों के नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? 4 स्तर मापन के: नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और आनुपातिक स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? यहाँ पूछा गया है कि मांसपेशियां एवं अंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशलात्मक पक्ष से। किससे? कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अवप्रेरणा, अधिगम्य वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचार से हम क्या करते हैं? बच्चे की जो कमियां होती हैं उसको दूर करते हैं। और निदानात्मक जो शिक्षण होता है उससे हम क्या करते हैं? बच्चे की गलतियां देखते हैं कि बच्चा कहाँ त्रुटियां कर रहा है। ठीक है, तो जांच करके बच्चे की गलतियों का पता लगाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण होता है उसको दूर करना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है? तो इसका सही जवाब होगा, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है, जैसे कि शोध से पूर्व की स्थिति का जांच कर लेना, पता कर लेना। दूसरा है शोध के बाद की स्थिति। उपयुक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या समाधान कहाँ तक हुआ है। तो ये क्या है? क्रियात्मक शोध। पहले हमें बच्चे के पूर्व स्थिति जांचना है, उसके बाद में शोध के बाद की स्थिति, दोनों की फिर तुलना करें और पता करें कि समाधान कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक सुधार हुआ है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अवलोकन क्या है? तो अवलोकन क्या होता है? अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियां जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। क्या है अवलोकन? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है और इसके अंतर्गत क्या होती है? समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समय स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। प्रश्नावली से भी क्या पता चलता है? समस्या का हल, समस्या का स्रोत, ये सारी जानकारी पता चलती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2023 में पूछा गया था। तो छोटा सा प्रश्न है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ है। कब हुआ है? 2009 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? तो युग्म मूल्यांकन में क्या होता है? जोड़ा बनाने वाले प्रश्न। युग्म में क्या होता है? जोड़ना। तो ये होता है युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्द जोड़े में दिए जाते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक साइड ये दिया गया है, उसका राइट आंसर आपको लगाना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो ये वाले क्या होते हैं? युग्म मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण है वो है निष्कर्ष। क्या है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? बाद में क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर निष्कर्ष होगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार से क्या आशय है? साथियों, चैनल पर पहली बार आएँ तो टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। साक्षात्कार क्या होता है?
यहाँ पर शोधकर्ता मतलब जो भी उसकी खोज कर रहा है या शोध कर रहा है और साक्षात्कारदाता आमने सामने दोनों बैठकर जानकारी के क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है 21। न्यायादर्श मतलब सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। तो मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है उसको एक बार देख लें। ये आपके दिए गए विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु अंक दिए गए यहाँ पर। तो परिभाषा में कुछ नहीं है, देख लेते हैं तब भी। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक समप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। तो मूल्यांकन में अगर ग्रेडिंग पूछी जाए तो आप ऐसे ही लिख देना। विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु हैं, ये अंक हैं। जैसे भौतिक प्रवेश में 5 अंक, सामुदायिक सहभागिता में 5 अंक, नामांकन एवं उपस्थिति में 15। तो ये जिस तरीके से आपके दिए गए हैं, ये क्या है अंक और ये क्या है ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु कि किसके कितने अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 23। छात्र प्रोफाइल क्या है। तो छात्र प्रोफाइल क्या होती है। छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। तो ये क्या है छात्र प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बारे में पता होता है। छात्र प्रोफाइल में क्या होता है, जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं। मूल्यांकन के लिए कितनी परीक्षाएं होती हैं। तो देखो सत्रीय परीक्षा होती है, एक अर्धवार्षिक होती है और एक वार्षिक होती है। ये आपकी प्रथम में होती है, द्वितीय और ये अंतिम में होती है, सत्र के अंतिम में। तो सत्रीय परीक्षा होती है, फिर अर्धवार्षिक होती है, फिर वार्षिक होती है। 3 परीक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न है 25। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए कि मूल्यांकन है क्या। तो देखते हैं इसको। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मूल्यांकन से बच्चे की सारी चीज़ों का पता किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है और कितना नहीं सीख रहा है, कहाँ बच्चा गलती कर रहा है। तो मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे की ज्ञान का एक निचोड़ पता चल जाता है, जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं मूल्यांकन के द्वारा कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। मतलब जो हम शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं हैं। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। शोध की समस्या कैसी होती है, जो भी बच्चा खोजता है तो किस किस पे खोजता है, अपने अनुभव पर। तो शोध की जो समस्या होती है वो अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जा सकता है। जब बच्चे को कहा जाए कि आप शोध करिए, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करके या खोज करके किसी भी चीज़ को लाइए, तो वहाँ बच्चे पर कोई भी कंट्रोलिंग नहीं होती है कि आप इतना ही करेंगे, तो वहाँ नियंत्रित नहीं होता है। बच्चे को क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है कि आप स्वयं खेलिए या फिर आप स्वयं खोजिए और पता करिए ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अपनी भाषा में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है नवाचार से आप क्या समझते हैं या शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार के बारे में एक बार देख लेते हैं। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। नवाचार से मतलब नया। नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या फिर किसी नए कार्य को नए ढंग से करना। ठीक है, क्या है नवाचार कहलाता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध, शोध का वह व्यवहारिक रूप है। शोध मतलब खोज, जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है।
बच्चा खुद खोजेगा और एक्टिविटी करेगा, मतलब खुद खोजेगा और उसके बारे में फिर आपको बताएगा। जैसे कि हमने बच्चे को टिफ़िन दे दिया कि इस टिफ़िन में क्या है, तो बच्चा अपने घर पर जाएगा, माँ से पूछेगा, फिर उसको देखेगा कि ये सब्जी या रोटी किस तरीके से बनती है और इस रोटी में क्या क्या पाया जाता है, इस सब्जी में क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चे को हमें स्वतंत्र कर देना चाहिए और उसको खुद करके जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास में, मतलब प्राइमरी लेवल पर, जहाँ बच्चों की कॉपी सॉरी बुक्स में लिखा होता है खुद करके सीखें या स्वयं करके सीखें। तो वो ये क्या होती है, क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 29, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो पूछा गया है। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा, क्या कह रहा है, प्रश्न की शब्दावली कैसी हो, संक्षिप्त हो, छोटे रूप में, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो। उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, पुस्तक की भाषा से पृथक मतलब अलग होनी चाहिए। वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो। तो अच्छे प्रश्न कैसे होते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं संक्षिप्त रूप में हो, मतलब शॉर्ट में हो, जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब बच्चे प्राइमरी लेवल के, आप एकदम उसको डिटेल में बताओगे नहीं समझ पाएंगे। छोटे रूप में हो, बच्चे भी छोटे हैं तो छोटे ही रूप में प्रश्नों की भाषा हो और किताबी भाषा न हो। बच्चों के जो विचार होते हैं उस विचार के प्रश्न हो। प्रश्न मतलब दुविधा उत्पन्न न करें प्रश्न, ऐसे प्रश्न हो। और छात्र की जो मानसिक लेवल है, ठीक है, मानसिक जो विकास है उसके ही लेवल का क्या होना चाहिए, उसी के अनुरूप क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। प्रश्न बच्चों से क्यों किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों में क्या हो, रुचि जागृत हो। ठीक है। और विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने। जैसे कि बच्चे हैं अभी फर्स्ट क्लास में, तो उन्होंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो अब सेकंड क्लास में आ गए, तो हम जब बच्चों को पूछेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, तो बच्चों ने जब फर्स्ट क्लास में पढ़ा है पर्यावरण या फिर मैथ या साइंस कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो बच्चों ने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, तो बच्चे अपने उस पूर्व ज्ञान को मतलब शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा, फिर उसी से रिलेट करके हमें सेकंड क्लास का जो सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाना है। तो हमें बच्चों से जब प्रश्न करते हैं तो उनमें रुचि जागृत होती है, वो भी हमसे प्रश्न करने के लिए जागृत होते हैं और उनका जो पूर्व ज्ञान है उसका भी पता लगता है। नवीन ज्ञान से उनको संबंधित करके पाठ पढ़ाने की पुनरावृत्ति करने, इसमें भी वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और मानसिक शक्तियों का क्या करते हैं, विकास करते हैं वो।